Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello, this is Vibhu Sardwaj. This year I have achieved All India Rank Band team with an optional physics. So with this video I'll be talking about physics optional, कि मैंने ये चूज़ क्यों किया और क्या इसके मुझे बेनिफिट्स मिले, क्या इसके कुछ चैलेंजेस थे और कैसे मैंने अपने रिसोर्सेज पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को तैयार किया. तो सबसे पहले मैंने ये ऑप्शन चूज़ क्यों किया, तो क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रेजुएशन जो मैंने की है बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स की है हंसराज कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड सेम कॉलेज से मैंने मास्टर्स से फिज़िक्स की है. तो मेरा 5 साल तो 3 टोटल फिज़िक्स के लिए डिवोटेड थे. तो यूपीएससी का सिलेबस जब मैंने देखा था, इनफैक्ट सिलेबस देखने से पहले मैंने इसका पीवाईक्यू देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था. तो आई वाज एबल टू सॉल्व मैनी क्वेश्चंस, नॉट ऑन बट मैनी क्वेश्चन टू बी ग्रेजुएशन. जो मैंने पढ़ा था उसमें से मैं सॉल्व कर पा रहा था. तो आई थॉट कि अभी मैं कर सकता हूँ. तो मतलब आगे जैसे सिलेबस प्रोसीड करेगा तो और भी मतलब इट इज़ पॉसिबल कि पूरा पेपर कर लो. तो आफ्टर दैट जब मैंने इसका सिलेबस देखा तो इट वाज ओवरलैपिंग विद माय ग्रेजुएशन एज वेल एज फ्यू 2 और 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम मास्टर्स ऑल्सो. तो मेरे 5 साल की फिज़िक्स में थे. तो मैंने देखा पेपर ओ पीवाईक्यू को देखा और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ सिलेबस मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ऑप्शन चुना. बट आई ऑल्सो लाइक फिज़िक्स वेरी मच. तो मेरा इंटरेस्ट था आई कैन स्टडी इट, मतलब बोर हुए बिना थोड़े टाइम तक पढ़ सकता था, ऐसा नहीं है कि मतलब कर सकता हूँ. तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया. इसकी जो मेरी स्ट्रेटजी बहुत थी वो ये थी कि मैंने स्टार्टिंग में मेरे ग्रेजुएशन की नोट्स वगैरह तो इतने सब इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब मैंने मेंस की तैयारी शुरू की थी, पूछनी थी जीएस मेंस की, तभी से मैंने इधर जो टाइस दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है बाजपेयी सक्का, उसके अंडर मैंने उनकी ऑनलाइन वीडियोज़ ली थी इन 2021. तो उससे और जो मेरी ग्रेजुएशन की प्री मास्टर्स की वो थोड़ी बहुत जानकारी की, उनसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए. मई से ही मैंने शुरू कर दिया था ये. इट टुक मी अराउंड अप टू नवंबर तक, मई से जून से लेकर नवंबर तक मैंने उसको कंप्लीट किया था. तो इसकी ब्रॉड स्ट्रेटजी यही है कि सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस है. 3 अटैम्प्ट में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो यही किया है कि आपके सिलेबस से बाहर कुछ जाता नहीं है फिजिक्स में. तो अगर आपके पास में जो सिलेबस में मेटेरियल नोट्स हैं, अगर आप उन नोट्स पे अपना उन कीवर्ड्स पे अगर हमने नोट्स तैयार कर लेंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में. तो वही मैंने किया था, सारे कीवर्ड्स पे अपने नोट्स तैयार किए थे, वेदर इट इज़ पेपर 1 और पेपर 2. आई लाइक पेपर 2 मच मोर देन पेपर 1. मैं ऑल्सो स्कोर्ड गुड इन पेपर 2. तो उसके लिए चाहे थी वो जो बुक्स हैं आपकी वो रेफरेंस बुक्स है. पेपर 1 की अगर बात करें तो जो मैकेनिक्स के लिए DS माथुर, रेज एंड ऑप्टिक्स के लिए आई फॉर ब्रदर अटैक, एंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरोट्रिफिट्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मल फिजिक्स के लिए गर्भ बत्सलम घोष. तो जो रेफरेंस बुक सारे टॉपर्स बताते हैं, मैंने ब्रॉन्जी वही फोल्ड की थी. उसके बाद मैंने नोट्स बनाए थे. अब नोट्स के दूरी मैंने क्या दिया था, आई टुक फ्यू थिंग्स फ्रॉम कोचिंग, फ्यू थिंग्स फ्रॉम माई बुक्स, रेफरेंस बुक्स, और उसके साथ साथ जो टॉपर्स के नोट्स थे उनको मैंने फॉलो किया था. अभिजीत अग्रवाल सर के नोट्स, दे आर वेरी वेरी गुड रेफरेंस नोट्स. उससे मैंने डेरिवेशंस भी किए. उससे कई सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो बड़े होलिस्टिक नोट्स मुझे लगे थे. तो उसको भी मैंने उसमें से उठा के क्वेश्चन अपने नोट्स में डाले, कुछ डेरिवेशंस अपने नोट्स में डाले. तो आई एम प्रिपेयर्ड नोट्स
taking reference of these with sources which I mentioned, the class notes, the toppers notes, Abhijit's notes, as well as from looking at the PYQs also. इस तरीके से मैंने पूरा तैयार किया था. उसके बाद पे फिर नेक्स्ट पे आती है आपकी प्रैक्टिस की और रिविजन की. तो इसका जो रिविजन मैंने मतलब टेस्ट सीरीज कैसे इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी. फर्स्ट जब आप रिवीजन करते हैं तो मैं लिख के रिवाइज करता था डेरिवेशंस को मल्टीपल टाइम्स, जिससे कि आपको वो मतलब यू गेट टू गेट रिमेंबर दैट दोज डेरिवेशंस. एंड उसके साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने की थी वो ये थी कि बिकॉज द सिलेबस ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वाइड, तो ये अपना उसका चैलेंज होता है एंड टेक सम टाइम. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप डेरिवेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भूल सकते हैं. तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स करके किए थे. तो फॉर एग्जांपल किसी भी टॉपिक के जो मेन डेरिवेशन है उसकी जो मेन लाइन्स होती है वो को मैं लिखता था. बीच के जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो गायब करके इन माई शॉर्ट नोट्स. तो उससे एक मेरा अपने नोट्स बन गए थे कि अगर कोई डेरिवेशन आता भी है, कोई क्वेश्चन आता है, तो लास्ट में प्रिविजन के लिए एग्जाम से पहले दे वुड सफाइस कि बीच के स्टेप्स आई विल रिमेंबर फ्रॉम माई बॉल नोट्स एंड फ्रॉम शॉर्ट नोट्स आई कैन रिकॉल एट लीस्ट द डेरिवेशन पार्ट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था और इसने मुझे काफ़ी पे ऑफ किया ड्यूरिंग द 5 days फ्रॉम GS टू ऑप्शनल का जो मिलता है उसके बीच में 5 दिन रहते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प किया. इसके साथ साथ टेस्ट जो डायस इंस्टीट्यूट की जो ट्यूटोरियल शीट्स होती हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट वो सब अरेंज किए हुए हैं, तो वो मैंने फॉलो की थी. ट्यूटोरियल शीट्स को सॉल्व करके अपने नोट्स में ऐड किया था. इसके बाद में फिर आ जाते हैं आपके PYQ और ट्यूटोरियल शीट, मतलब मोर लेस सेम है, लेकिन पेपर को देखने के लिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पार्ट्स रहते हैं उसके, या PYQ पर गौर कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अप्रोच करना है पेपर को. इसके बाद में फिज़िक्स के लिए तो मतलब यही था. रिसोर्सेज जो है वो जो बुक्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो मेंशन कर ही दूँगा. और उसके साथ में जो टेस्ट सीरीज़ की बात अगर हम करें तो फिजिक्स में आपने सिलेबस अगर देखा है तो उसमें पार्ट्स से रखे मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इस तरीके से सेक्शनल पार्ट्स हैं. तो जो टेस्ट है वो भी मैंने डायस दी थी और वो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी की. उसमें कह रहे कि आपका रिविजन काफ़ी सही से हो जाता है. फॉर एग्जांपल उन्होंने पेपर वर्क के लिए 4 टेस्ट बनाए हुए हैं. तो मैकेनिक्स एक बार आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद भी पेपर लिखेंगे, फिर आप ऑप्टिक्स या वेव्स एंड ऑप्टिक्स रिवाइज करेंगे, फिर पेपर लिखेंगे. तो 1 वीक का टाइम मिलता है तैयार करने के लिए. तो मैं 1 वीक में रिवाइज करता था, प्रैक्टिस करता था, फिर संडे में एग्ज़ाम होता था. इस तरीके से पूरे 2-3 महीने में वो पूरा आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाता है. फिर लास्ट में और द पैटर्न ऑफ जो एग्ज़ाम होता है बेट इस पर ऑप्शनल 1 सुबह, ऑप्शनल 2 शाम को दोपहर में होता है. तो उसी तरीके से फिर 2 पेपर होते हैं. तो ये पूरी साइकिल रही थी फिजिक्स के ऑप्शनल की. तो ज़्यादा इस पर डाइवर्ट तो कुछ है नहीं, स्टैटिक पोर्शन ही रहता है. मैटर रहता है आपका प्रैक्टिस और रिविजन जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और एग्जाम टाइम में रिकॉल करने में उतना हेल्प मिलेगी. और ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस योर आंसर, मतलब क्वेश्चन पेपर जब आप करें तो थ्योरेटिकल पोर्शन एज वेल एज प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करें. आंसर लिखते हुए इफ़ इट इज़ पॉसिबल आप ये कर सकते हैं कि सपोज कोई क्वेश्चन आया है तो उसकी ऐसा GS इंट्रोडक्शन देते हैं 1-2 लाइन में. उसी तरीके से आप टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस अबाउट. उसके बाद में वो अपना जो वेट टॉपिक है उसको शुरू करें. इफ़ पॉसिबल डायग्राम जो ऐड करें. कीप योर आंसर्स नीट एंड क्लीन. जो कट्स वगैरह रखते हैं उसको मिनिमल रखें तो पॉसिबल है तो रखें. और कट्स मिनिमल तभी पॉसिबल है अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया हुआ है अपने सिलेबस को. तो मल्टीपल रिविजन का ये भी फ़ायदा रहता है कि आपका कटिंग एकदम मिनिमल हो जाती है. साथ के साथ एक क्लोज डायग्राम in a rectangle or some square and mention that it is a figure and write name of that figure. लास्ट में आने के बाद भी जब आपका मतलब काम हो जाए, मतलब आपका डेरिवेशन और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस हो जाए, तो कंक्लूड करते में आप एक रियल लाइफ एप्लीकेशन उसमें मेंशन कर सकते हैं. बिकॉज इट इज़ फिजिक्स. तो जनरली क्या होता है कि अदर ह्यूमैनिटीज़ वाले में आपको करेक्ट से चीज़ें मिल जाती है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल इन फिजिक्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड मॉसवेयर इफेक्ट. यू मस्ट बी नोइंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट फिजिक्स. तो मॉसवेयर इफेक्ट में
मैंने लिखा था कि जो परसिवरेंस और यूरोसनी रोवर है नासा का, जब वो लैंड किया था मार्स पे, तो उसमें वो मॉस्फेट स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया गया था। तो इस तरीके से कि मैंने उसको कंक्लूड कर दिया था लास्ट में। जब आप कंक्लूड कर रहे होते तो यू कैन मेंशन कि दिस मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोमीटर वाज यूज्ड इन दिस स्पीड। सो एप्लीकेशन रियल लाइफ पॉसिबल है तो वो कर दीजिए। करंट में कुछ चीज़ चल रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड, आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस फ्यूजन का क्वेश्चन आता है तो यू कैन मेंशन दैट आइटर इन यूरोप, जिसमें 35 कंट्रीज लगे हुए हैं। इस तरीके से आपका आंसर एक हॉरिस्टिक लगता है, बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जाम ऑफ यूनिवर्सिटी। यूपीएससी का है तो थोड़ा सा आपको इसको कनेक्ट भी करना होगा रियल लाइफ से, करंट अफेयर से, एप्लीकेशन से। एप्लीकेबिलिटी से शो होता है कि यू आर कनेक्टिंग इट विद द रियल वर्ल्ड ऑल्सो, अगर देन जस्ट बी फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स, यू आर कनेक्टिंग इट। सो फिजिक्स का यही है। बाकी ब्रॉड स्ट्रेटजी जो भी है मैंने फॉलो किया। I will be writing it for the every very detail of it on the Telegram channel also. इसकी लिंक भी आपको उस पर मिल जाएगी। So in the last I will say कि the physics is a very good scoring optional, और मैंने चूज़ भी इसलिए किया था because I was in the championship of humanity subjects after study physics for 7 years, sorry 5 years। तो मुझे लगा कि मतलब I can do boost not best excellent 300 plus, but yes you can go 300 plus, because this year one of my colleagues, or I will say the one of the students at IAS what 318 marks, 310 marks, or even 299 marks. So this time my paper was not that good, so I got 268 marks. However it is such good optional कि आप 300 स्कोर कर सकते हैं अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया है तो। एंड कॉन्टेंट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, मटीरियल इज़ अवेलेबल, आराम से आप कर सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर इट। रिगार्डिंग स्टडी आवर्स कि मतलब कितने घंटे पढ़ के एग्जाम निकल पूछते हैं, और बेसिकली ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि मैंने डेली मतलब 16-17 घंटे पढ़ाई की हो। तो इसमें कभी कभी आपका टाइम 17-18 घंटे चला जाता है, कभी आपका टाइम 3-4 घंटे रह जाता है, और मतलब it is not a DC line in physics language, it is like AC। तो कभी आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कभी आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, बट इसका जो एवरेज रहता है वो मिनिमम तो रहे आपका लगभग 3-4 घंटे तो रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं तो इट यूज टू टेक मी अराउंड 2 समटाइम्स 2.5 hours टू फिनिश द न्यूज़पेपर। सो 2.5 घंटे तो वहीं से आ गए आपके। तो स्टडी आने ज़रूरी नहीं है कि आप 18 घंटे लगे पढ़े। 18 घंटे तो शायद मैंने कभी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे चला जाता है। एग्जाम टाइम में इट गोज अप टू 14-15 आवर्स, बट जानते कि मुझे कमी पढ़ाई मैंने मतलब मैं की थी। सारी एक्टिविटीज़ के बाद में जितना टाइम मिलता था मुझे पढ़ते का, मैं पढ़ लेता था, और लग रहा है कि पढ़ने का मन नहीं करता। आई यूज्ड टू लीव इट एंड आई यूज्ड टू गो आउटसाइड डू गार्डनिंग एंड आई यूज्ड टू प्ले गिटार। तो अपनी हॉबी भी आप कर सकते हैं एज अ स्ट्रेस बस्टर। मेरी हॉबी गार्डनिंग थी, तो मैंने एक्सटेंसिवली मतलब उसको यूज़ किया ड्यूरिंग दिस 3 बट जब मैं अपने घर में था तब मैंने इसको बहुत अच्छे से किया। आई प्रिपेयर्ड अ पार्क और उसमें मैं काम करता था, गिटार बजाता था, नई गाड़ी सीखता था। तो इससे आपका स्ट्रेस बस होता है और आप मोडलेस लाइफ भी जीरो होते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पूरा साल लग जाता है, कब कब 2-3 साल, मुझे कुछ 4 साल टोटली जर्नी हो गई। तो देयर शुड बी समथिंग कि आप नाम भी अपना स्ट्रेस बस्ट कर सके। तो मेरे 2 की चीज़ें थी, एक तो मैं वेब सीरीज़ देखता था, ऐसे कि 2 की डंडे लगाता 20 मिनट्स 30 मिनट्स। दूसरा मैं गिटार प्ले करता था, कभी कभी मैं अपनी गार्डनिंग भी करता था। तो बाकी थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस हो गई आपकी। तो इस सब से आपका थोड़ा सा न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट रहते हैं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी आई होती है, ऐसा नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये है। बाकी एक और चीज़ आती है कि कितना सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए, कितना सेक्रीफाइस है सोशल मीडिया एंड ऑल। तो उसके लिए आई विल नॉट से कि आप सोशल मीडिया से अटैच हुई, ये करिए वो करिए। जो मैंने किया बता रहा हूँ मैं। मैंने जब तैयारी में आया तो मैंने सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, आई कट इट ऑफ। मैंने अकाउंट्स को टेम्पररीली को डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि इतना समय देखता और थोड़ा सा एक वो भी रहता है कि आपके साथ वाले का जाना है और व्यू ट्रैक इट। तो मेरे लिए वो काम नहीं करता था। थोड़ा सा आदमी सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा एग्जाम नहीं बिकम रहा, सामने तो अभी खाता जा रहा है, उसकी जॉब लगी। इट इज़ नॉट एनबी, इट इज़ सेल्फ, मतलब आदमी कॉन्शियस हो जाता है थोड़ा सा कि प्रेशर फील करने लगता है, मुझे क्यों लगानी है, जल्दी से लगानी है। तो उसकी वजह से मेरे लिए वो टाइम लिस्ट की वजह से थोड़ा सा
सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गया था, बट व्हाट्सएप पे था, ग्रुप्स में था। आई यूटिलाइज टेलीग्राम ऑल्सो। टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं, उसमें डिफरेंट कोचिंग्स के हो गए या आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो गए, वो सब मैं यूटिलाइज किया करता था। और टोटल आइसोलेशन मेरा नहीं था। जब मैं घर पे था तो मैं घर वालों के कॉन्टैक्ट में था। वी हैव अ सेपरेटेड जॉइंट फैमिली, अलग अलग घर है लेकिन जॉइंट फैमिली है गाँव में, तो उससे ही मेरा थोड़ा सा मतलब इंटरेक्शन रहता था, कहाँ भी रहते थे। तो कम्प्लीटली आइसोलेशन मुझे लगता है इज़ नाइदर रिक्वायर्ड नॉर डिज़ायर्ड, आई वुड से। थोड़ा सा इंटरेक्शन आपका रहे, चाहे फैमिली मेम्बर से है, नहीं कहते पहाड़ जाती मुँह में, फैमिली मेम्बर से अगर आपका इंटरेक्शन है दैट इज़ सफिशिएंट, और स्पेशली पीयर ग्रुप। सो ये 2-3 इंटरेक्शन रहते थे। और थोड़ा सा तो मतलब आइसोलेशन सोसाइटी से हो जाता है, एटलीस्ट मेरा हो गया था, बिकॉज मैं घर पे था स्टार्टिंग में। और दिल्ली भी जब रहा था तब भी इतना इंटरेक्शन वाला नहीं होता था, बिकॉज टेस्ट लिखने हैं और ये तैयारी करनी है। आई यूज्ड टू गो आउट ऑन वॉक और रनिंग इन द इवनिंग ओनली। तो ये रहता है। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कम कि आप इसी में लगे रहिए, लगातार पढ़ाई, अपनी हॉबी भी आप डेवलप कर सकते हैं। इट ऑल्सो will help you in interview also when you were there's a in Def2 there's a section called hobby interest, तो वहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन इट इज़ एडवाइजेबल और नॉट एडवाइजेबल, आई से इट इज़ अ सजेशन कि आप अपनी हॉबी डेवलप कर लें। सो इट विल बेनिफिट यू बोथ मेंटली एज वेल एज द इंटरव्यूअर्स। कई बार क्या होता है ना, अपने ऊपर अपने को सेल्फ डाउट भी आता है कि इतने बड़े एग्जाम में हम लेटर कर रहे हैं। आज मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट था। इनफैक्ट मैंने जब MSc की थी तो मुझे भी लगा था आफ्टर ग्रेजुएशन की मतलब वो एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग कि मतलब उससे होगा नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ अनसर्टेनिटी एंड दैट इज़ अ फैक्ट कि मतलब अनिश्चितता इसमें है और समय लग सकता है, आपका टाइट जा सकता है। लेकिन वो जो सेल्फ डाउट था ना, वो एग्ज़ाम को लेके था। वो सेल्फ डाउट मेरा ये नहीं था कि आई एम नॉट फ्रॉम IIT और IIM और अदर इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट मैटर इतना नहीं करता, अगर आप अप्रोच अपने ठीक रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम अपना क्रैक कर सकते हैं। अप्रोच वुड बी कि देयर आर डेफिनेट सिलेबस ऑफ फॉर एग्ज़ाम, आप वो रखें, उसके बाद में आप उस पर नोट्स प्रिपेयर करें, PYQ के और रिवाइज करें, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगाएं। अगर ये अप्रोच आप फॉलो करते किसी के एग्ज़ाम में तो आई थिंक आई एम नॉट से 100% यू विल क्लियर इट, बट दिस इज़ द पाथ, दिस इज़ द ओनली पाथ कि मतलब यू कैन गाइड योरसेल्फ थ्रू दिस। तो सेल्फ डाउट्स आएंगे। इनफैक्ट जर्नी ये ऐसी है कि बीच बीच में ना आपकी मेंटल स्टेट भी ये डिस्टर्ब होती है ड्यूरिंग क्लियर। लकीली आई क्लियर्ड फर्स्ट अटैम्प्ट, आई विल से इट लकीली, यस इट वाज अ लक आई से, क्योंकि ये से भी काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग हैं जो कि दे कुड नॉट क्लियर इट। तो आई विल से कि गॉड्स ग्रेस एंड ऑल द इक्वेशंस वर इन माय फेवर, तो मैंने दिया कर दिया। इन सेकेंड अटैम्प्ट व्हेन आई कुड नॉट क्लियर इट आफ्टर रीचिंग इंटरव्यू स्टेज, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। नॉट दैट मीन्स कि मतलब फर्स्ट में निकल गया है तो आई हैव सम जॉब, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जिनका निकला ही नहीं है उनको कितना प्रॉब्लम होती होगी। टू मैनेज दैट आई विल से कि सब अपना एनालिसिस कर लेते हैं कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, कितने मार्क्स से मैं रह गया हूँ या रह गए लोग की मतलब वो अगले अटैम्प्ट क्या नहीं हुआ। सो यू शुड सेट योर रेफरेंस कि यू आर द ओनली पर्सन हु कैन एनालाइज योरसेल्फ, आई एम नॉट द पर्सन हु कैन से कि आपको क्या करना चाहिए। बट मैंने जो किया बता देता हूँ। आई हैव अ गुड पीयर वो, स्पेशली वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आपका अगर पीयर ग्रुप है, अपने फ्रेंड के साथ पे मैं क्या करता था, मतलब यू कैन शेयर सम थिंग्स विद दैट कि मतलब आई एम गोइंग टू रफ फेज, बिकॉज आपकी जो पीयर ग्रुप है ना वो उस टाइम पे सेम फेज से गुजर रहा होता है। तो आप कुछ एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड अगर बना के रखे अपने साथ में, सो दे वेंट ऑफ दिस प्रेशर, इट दे विल ट्राई टू मैनेज इट बाई टॉकिंग टू यू, और आप उनको बता सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। सो मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि थ्रू रफ फेज मेरे पास फ्रेंड्स है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं। और इट इज़ आई विल से इट इज़ जस्ट एन एग्जाम। वन ऑफ माई टीचर सेड कि यू शुड नॉट फोकस ऑन रिजल्ट, आप अपना सिलेबस तैयार कीजिए, गिव यू 100%। नहीं होता है बिकॉज इट इज़ अ कम्पिटिशन, सो डोंट बी डिसहार्टेड कि मतलब नहीं हुआ। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज आप नेक्स्ट टाइम बेटर कर लेंगे। इवन हमारी जो इस साल की जो मैट है रैंक 1,
उनका भी एटलीस्ट इट वॉज 5th अटेम्प्ट. सो अगर आप आई एम सेइंग इट अगेन कि इट इज़ अप टू यू. यू चेक योरसेल्फ कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं नहीं. इफ़ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड कि मतलब बस के लिए है, सो यू कैन लीव इट. आई एम सेइंग इट अगेन कि अगर आपको लग रहा है कि डोंट जस्ट कॉपी कि मतलब उसका 5 में 6 में निकला है, शुड गो फॉर 6 और 7 अटेम्प्ट. इट इज़ अप टू यू भी. अगर आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा थोड़ा ऐसे रह जा रहा है एंड आई कैन अपील अगेन, देन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड यू कैन डू इट. अदरवाइज अगर आप एकदम बर्नआउट फील कर रहे हैं और मेंटल स्टेट एकदम डिम हो रही है एंड और फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, देन यू कैन इट इज़ अप टू यू ओनली. सो यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग ऑल्सो. सो आई एम नॉट से कि जस्ट इसी में आप फंसे ही रहिए. अगर सक्सेसिवली आप नहीं कर पा रहे, सो दिस इज़ माई एडवाइस. बट अगर एज पर है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड यू विल डू बेटर. एंड अनदर थिंग इज आई वुड लाइक टू मेंशन कि पीयर ग्रुप में यू शुड डिस्कस थिंग्स. मेरा जो फ़ायदा हुआ मेरे फ्रेंड के साथ में, आई यूज टू डिस्कस current affairs, different topics. I utilized notes of a friend, and they were some good notes as I am doing this GST discussion. Those notes helped me. They were so good कि मतलब मैंने उनको यूटिलाइज किया कि उससे GS3 आई थिंक मेरा इसको उसी वजह से है कि उनके नोट्स को मैंने इस्तेमाल किया तो उससे मेरा बेनिफिट हुआ. तो अगर आपके ग्रुप हैं और आप उनसे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो कि नोट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम है आप उनको अपनी बातें बता सकते हैं. तो पीयर ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट. इफ़ इट इज़ देयर प्लीज़ यूटिलाइज इट. आई विल से मतलब लाइक माइंडेड है नहीं भी है, डिफरेंट फील्ड में है, सो इट विल वर्क फॉर यू. सो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ये चीज़ें, बाकी टेक इट एज एन एग्जाम ओनली. और मैं ज्ञान नहीं दे रहा, बट डोंट मेक इट योर लाइफ. दैट आई जिस से नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि मेरा ये भी तीसरा अटेम्प्ट था. तो इन 3 अटेम्प्ट में मैंने सक्सेसिवली मतलब क्या सीखा, गलतियाँ क्या की, अगर आप उसकी बात करें कि आप वो चीज़ ना करें, तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेरा इशू था कि मैंने सिर्फ 2021 में मई में तैयारी शुरू की थी और मेरा अटेम्प्ट था जून में. सो आई टुक ओनली 1 ईयर टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स, जो कि थोड़ा सा नहीं मतलब रशी था. 10-11 महीने की प्रिपरेशन के बाद भी हम अचानक प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं विदाउट एनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेड्स. तो इट वॉज अ बिट हैफेजर्ड फॉर मी. तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा पुशिंग टाइम रखें कि अगर आप कई कोचिंग कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, नोट मेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो आई विल से कि एटलीस्ट 1.5 साल का 1.5 ईयर इज मिनिमम टाइम भी आप रखें, जिससे कि आपका वेल क्राफ्टेड नोट्स भी होंगे, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो मेरा जो सबसे बड़ी गलती थी ये थी कि मैंने एकदम तुरंत एग्ज़ाम दिया. आफ्टर कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में 1-2 महीना मिला, प्रीलिम्स दे दिया, वो होता चला गया विद गॉड्स ग्रेस. तो लेकिन फिर भी रैंक 740 थे. तो सेकंड मिस्टेक ये थी कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाया था. जो मेरी स्टार्टिंग में मैंने की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, वो प्री और रियल्स के बीच में जो 3 महीने मिलते हैं उसी में की. और मैंने जो पहला अपना एग्ज़ाम लिखा था, पहले तो पेपर लिखा था, सेक्शनल टेस्ट लिखा था हिस्ट्री का मेंस का, तो वो मेरा 4 घंटे में कंप्लीट हुआ था. और इट वॉज वेरी मतलब डिस्टर्ब हो गई कि 4 घंटे के पेपर को 3 घंटे में कैसे मेरे को लेके आ रहा है. तो वो गलती अगर आप ना करें तो इट विल बी वेरी बेटर कि आप स्टार्टिंग से थोड़ा आंसर राइटिंग पर ध्यान दें. जो मैंने पहले बता दिया किस तरीके से करें भाई, अगर आप फॉलो कर ले कि हम साथ के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते चले जाएँ, तो आपको मेंस में अपनी कामयाबी होगी. दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने ऐसे के लिए भी सेम किया, प्री के बाद में शुरू किया. तो होता क्या है, आपको सिर्फ प्री के बाद में 3 महीने मिलते हैं, तो मेरे पास 3 चीज़ें चल रही थी साथ के साथ. जीएस चल रहा है, जीएस की आंसर राइटिंग, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज चल रही है, सामने एसए का चल रहा है कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज. तो पैरेलली तीनों को मैनेज करना साइमल्टेनियसली इट बिकम्स अ बिट नॉट ओनली हैफेजर्ड बट इट बिकम्स अ चैलेंज एंड हेडेक ऑल्सो एंड यू फील एग्जॉस्टेड. तो उसके लिए एसए के लिए भी आप अगर स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा अपना कंटेंट स्टार्ट करना, टॉपर्स की शीट, एटलीस्ट रीड द शीट्स ऑफ फ्यू ऐसे टॉपर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छे, विक्रम ग्रेनहाउस है उनके, उसका ब्लॉग है बेसन करना करके, यू कैन रीड दोज एसेज. अनुदीप सर के आप जिनकी बुक है एक फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग, उनको आप पढ़ सकते हैं एसे के लिए. तो जो मैंने नहीं किया था प्रीलिम से पहले, आप धीरे धीरे अपने मेथ्स के ड्यूरिंग जब मेथ्स की प्रिपरेशन कर रहे थे स्टार्टिंग में इन योर बिगनिंग,
ऑफ दिस जर्नी, तो आप तभी आप ऐसे को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम पे जो मेरी प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि मेरे नोट्स तो प्रिपेयर थे, बट देवर लैकिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, देवर लैकिंग, जैसे मैंने बताया कि डेटा कमीशन कमिटी एग्जाम्पल्स उसमें नहीं थे, इतने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स नहीं थे। तो इनिशियली अगर आप हो सके तो नोट टेकिंग में अपने थोड़ा सा साथ के साथ, मैं नहीं कहता कि एकदम बाकी रखो डेटा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा अगर डेटा भी इंप्रूव करेंगे, ये रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट कमिटीज़, इससे क्या होगा को तो उसको रखने की बात तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हर रिवीजन के साथ आपका वो रिवाइज होता रहेगा। होता क्या है, जनरली हम लास्ट में जाके डेटा बैंक बना लेते हैं, लेकिन उसको फिर एक साथ काफ़ी बल्कि डेटा बैंक बन जाता है, और दैट इज़ गुड, बट वो आपके नोट्स में भी पहले होना चाहिए। नोट्स में होने के बाद में अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, अब एक चीज़ होती है, मतलब आप आपका जो एक बल्कि नोट्स हो गए, जो आपने एक एक चीज़ लिखी हुई है, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए। अगली जो मेरी मिस्टेक थी वो यही थी नोट्स के रिगार्डिंग, कि मेरा मटीरियल कंसोलिडेटेड नहीं था और वो बिखरा हुआ था रंजनी। तो जीएस के पेपर वाले दिन आपके 2 जीएस होके, GS 1 2 एक साथ, GS 3 4 एक साथ, तो आपको टाइम नहीं करता रिवाइज करने का। तो इट्स बेटर कि आपके पास में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो। जो भी शॉर्ट नोट्स पे क्या किया था मैंने, आई रोट फैक्ट्स, आई रोट डेटा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने बहुत मेंशन किए थे उसमें, कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड लिखा, उसका डेटा लिखा, फैक्ट लिखा, कि अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए तो मेरे आंसर में ये पर्टिकुलर चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर उससे रिलेटेड चीज़ आ रहा है, फिर आई विल mold my answer according to the demand of the question. Then I will substantiate those the answer with the facts and data and keywords which I have written in my short notes. तो इस तरीके से मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स भी अब बनाए, ऑप्शनल के लिए भी, जीएस के लिए भी, इवन फॉर द फॉर ऐसे ऑल्सो। तो ये दो पेटी वाला थोड़ा सा मेरी मिस्टेक थी कि मैंने कंसोलिडेट नहीं किया था। ये कुछ मिस्टेक्स थी मेरी जो लेकिन स्कैन से जो मैंने की फर्स्ट अटेम्प्ट में, बाद में सब्सिक्वेंटली मैंने धीरे धीरे एडप्ट किया को भी थर्ड में, मतलब आई थिंक कर लिया मैंने। तो ये मिस्टेक्स आप एज अ सजेशन ले सकते हैं, जो आप ना करें। और इसके साथ ही अभी मैं इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में बोल दूंगा कि मेरा टेलीग्राम लिंक दे देगी वो, और उससे मैं पूरा कंटेंट जो भी मेरा मतलब मैंने फॉलो किया, आई विल बी मेंशनिंग दैट इन माई टेलीग्राम चैनल, और मैंने कैसे मेरी जर्नी आई टोटल 3 साल की, वो भी मैं उसको मेंशन कर दूंगा। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर एस्पिरेट्स लाइक मी, जो कि एकदम शुरू करने वाले हैं अभी, जो जैसे मैंने शुरू किया था, और काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है स्टार्टिंग में। और इसके साथ ही मतलब आई वुड लाइक बी थैंक DKT ऑल्सो, कि उन्होंने ये मेरी बात मतलब अब तक रखने की एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। आई थैंकिंग DKT। मैंने भी इनकी काफ़ी वीडियोस पहले देखी थी, स्पेशली मुक्ता वेट की वीडियो फॉर फिजिक्स ऑप्शनल, सो इट हेल्प मी, एंड आई थिंक इट नाउ इट्स माई टाइम कि I also I kind of pay that I earn, I learned from this platform. So I'm thanking DKT for organizing this this platform for this talk.